अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में ताज़ा तरीन जो रिसर्च आई है उसके मुताबिक ये पता चला है कि जो अशिया खुरानोश हैं उनकी कीमतों में कुछ कमी आई है और तकरीबन 2.4% तक ये कमी वाक़ हुई है। ये रिसर्च रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से अलबत्ता सामने आई है और ये शाया की जाने वाली रिसर्च रिपोर्ट जो है अफरात ज़र की शरह में नुमाया कमी का दावा किया गया है। अब जो बुनियादी एक नुक्ता है, बरतानिया में जो महंगाई की बड़ी वजह है वो तो सप्लाई चेन के इश्यूज़ भी रहे हैं। फिर जो दुनिया के मारूज़ी हालात हैं हुकूमत उनका जवाब भी पेश करती है। लेकिन महंगाई के साथ साथ जब महंगाई बढ़ती है तो फिर शरह सूद में भी इजाफ़ा किया गया। अब ये तवक्को की जा रही है कि शरह सूद इसमें कमी वाक़ होगी। 4 जुलाई को बरतानिया में इलेक्शन भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट भी तहलील कर दी गई है। इसका पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। गुज़श्ता साल अशिया खुरानोश और हल्के मशरूबात की कीमतों की शरह कमोबेश 20% से ज़्यादा थी, जो 1970 के बाद सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई है। और उस वक्त बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कीमतों में इजाफे की शरह सुस्त रखने के लिए सूद की शरह में इजाफ़ा कर दिया था। इस वक्त बैंक की जानिब से ऐलान करदा सूद की शरह गुज़श्ता 16 साल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा यानी 5.25% है। बैंक के डिप्टी गवर्नर ने पीर को बताया है कि मौसम गर्मा के दौरान किसी भी वक्त शरह सूद में कमी लाई जा सकती है। अशिया की कीमतों में कमी का सिलसिला अगर जारी रहा, मज़ीद कमी होती है, शरह सूद भी कम हो जाएगी और शरह सूद अगर कम होती है तो लोगों पर जो बोझ है वो मज़ीद कम हो जाएगा। इससे पहले तकरीबन 8-10 माह पहले भी ये बात की जा रही थी कि बाय द मिड ऑफ दिस ईयर कुछ स्टेबिलिटी जो इकॉनमी है उसमें नज़र आएगी और इसी वजह से अब शरह सूद अगर कम हो जाती है, ज़ाहिर है जो मॉर्गेज का बोझ है वो भी लोगों पे कम होगा। ये बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन शरह सूद कितनी कम होगी और क्या महंगाई में ये जो कमी है ये फ़िल वक्त है या ये बतदरीज कमी आती रहेगी, इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। सादिया सादात साहिबा हैं, माहिर मुआशी उमूर की, लंदन से हमें ज्वाइन कर रही हैं। सादिया साहिबा शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद परवेज़ साहब हैं, आप भी मुआशी उमूर के माहिर हैं, बर्मिंघम से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। मानचेस्टर से इकनॉमिक एक्सपर्ट रासिब खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रासिब साहब आपका शुक्रिया। सादिया, स्टार्ट विद यू। एक तो ये बताइए कि ये जो कमी है, बाज़ों का डिमांड सप्लाई जो है उसमें फ़र्क बड़ा कम रह जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, सप्लाई बहुत होती है, इस वजह से भी मार्केट प्राइस जो है वो कम हो जाती है। ये वो फैक्टर नज़र आ रहा है या वाक़तन जो इकॉनमी है वो स्टेबिलिटी की तरफ गई है और अब ये महंगाई कम हुई है? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फैसल। सबसे पहले आपको जो जवाब इससे देने से पहले जो आपने एक बात की है कि बतदरीज ये ऐसी ही कमी होती रहेगी या इसके पीछे एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आजकल जो है वो एक डेफिनेटली एक रिव्यू चल रहा होता है जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड देखता रहता है। हर 6 वीक्स के बाद एक रिव्यू होता है जिसके अंदर वो ये नज़र रखता है कि शरह सूद कम करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए या इसी को कांस्टेंट रखना चाहिए। पिछली 2-3 दफ़ा से ये जो फिगर है जो इंटरेस्ट रेट की वो 5.25 पे कांस्टेंट रही है। आगे ये कम होगी या ज़्यादा होगी ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो यूके की इकोनॉमी के अंदर जो बाकी जो वेजेस रेट हैं वो किस तरीके से करेंगे, बिकॉज यूके की जो इकोनॉमी है वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है और बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ता है। जो भी ग्लोबल कुछ भी फैक्टर्स हो रहे हों वो बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं रोल यूके की इकोनॉमी के अंदर। तो जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने वाली ये है कि अभी होने हैं इलेक्शन, जिसका अभी जो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट जो सिटिंग आ रही है जो 1 जून को, और आप मार्क माय वर्ड्स, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो इसको बढ़ाएंगे या कुछ, वो डेफिनेटली इसमें कमी लाएंगे। वो कुछ पॉइंट्स की कमी हो सकती है, बहुत थोड़ी, बट नॉट के जिस पे लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाए। बट ये सिर्फ उस चीज़ को दिखाने के लिए, बिकॉज अभी जो गवर्नमेंट जो कंजर्वेटिव की है वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छे हैं, हमने इकोनॉमी की सिमत दुरुस्त कर दी है और हम में ये सलाहियत है आगे भी करने की, तो आप हम पे इन्हिसार रखें। अगर आपने किसी और को किया तो शायद हो सकता है इकोनॉमी ख़राब हो जाए। तो एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर जो बहुत इलेक्शंस को करीब अनाउंस करने के लिए इसलिए भी ये किया था, क्योंकि अगर ये अभी से लेके नवंबर तक वेट करते तो हालात इतने स्टेबल नहीं रहने वाले। आप जो 1 जून के बाद नेक्स्ट जो फिटिंग होगी वो अगस्त के अंदर होगी और अगस्त तक भी ये लोग सस्टेन नहीं कर सकते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट को कम लेकर आए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट अभी जो है
वो यूके की जो इंडिपेंडेंट जो हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड का वो होता है उनका उन्होंने रखना होता है कि 2% के ऊपर। अभी आप देखें तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3.2% पे, इट्स नॉट वेरी क्लोज के 2% पे वो आ जाए। तो जब तक ये वो क्लोजर नहीं आती तब तक ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर हम अब वेजेस का रेट देखें वो 6.7% है, वो उससे डबल है। तो अगर जब आपकी वेजेस ज्यादा हो, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो इसके अंदर, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो है वो कर्ब नहीं होने वाली है और इसलिए उनको रखना पड़ेगा। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इलेक्शन जो अभी अनाउंस किए गए हैं वो इसी वजह से, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने थोड़ा टाइम और ज्यादा दे दिया तो ये हालात बहुत ज्यादा खराब होते लगेंगे और लोगों को जो थोड़ी अभी वो उम्मीद एकदम कर सकते हैं, सिर्फ यही एक पॉइंट है जिसके वो प्ले कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गई है, तो देखो हम लोग ठीक कर रहे हैं। बिकॉज और ये मेरा नहीं ख्याल ये इतना सस्टेनेबल है, और कि आप अगले साल या साल के एंड तक आप देखें कि इंटरेस्ट रेट फौरन कम आता है या जितना पहले होता था, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। सही है। रासिफ साहब ये बताइएगा, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है क्या ये इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है? जी जाहिद साहब, आपसे यही सवाल है। बैंक ऑफ इंग्लैंड जिस तरह सादिया बात कर रही हैं कि प्रोमिनेंट फैक्टर एक इलेक्शन भी है, तो क्या ये इन्फ्लुएंस्ड होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो ये इदारे हैं उनको गवर्नमेंट उस तरीके से मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो हाँक सकती है ना। यहाँ पर इदारे जो है वो काफ़ी मजबूत होते हैं और ये और बात है कि जो इदारे हैं उनका एक प्री डिफाइंड उनका एक रोल है। उन्होंने इकानमी को स्टेबलाइज करना है और स्टेबलाइज करने के अंदर उनके सेट टारगेट्स हैं। जैसे आपने अपने इब्तिदाई में खुद ही बताया कि 2% का इनका इन्फ्लेशन का टारगेट है, जिसके काफ़ी करीब आ चुके हैं। अगर यही इसी वक्त जो है वो पिछले साल बात की जाए तो ये शायद 7-8% के करीब इन्फ्लेशन रेट 10% तक चल रही थी, तो अभी ये अराउंड 3%, 2.5% के करीब आ गई और ये एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर तक ये 2.2-2.3% पर चली जाएगी। तो इदारे जो हैं यहाँ पर उस तरीके से गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि जो उनकी एक वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो साथ लेकर ही चलते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बाकी जो सप्लाईज के इश्यूज हैं वो भी ऑब्वियसली कोविड के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली इम्प्रूव हो गए। उसके साथ ही साथ जो है वो जो इलेक्शन है, इलेक्शन का सीजन भी है, तो सारी पार्टीज ने ये दिखाना है कि वो अच्छे बच्चे हैं, तो उनके ऊपर जो है वो इत्मीनान किया जाए। इसके साथ जो तीसरी बहुत बड़ी चीज़ मेरी नज़र में या मेरे एक्सपीरियंस में आई है वो ये है कि जो बेनिफिट सिस्टम गवर्नमेंट ने रिसेंटली चेंज किया, वो टैक्स क्रेडिट से उसको चेंज करके यूनिवर्सल क्रेडिट की तरफ ले गए। यूनिवर्सल क्रेडिट की तरफ ले जाने की वजह से बहुत सारा जो लोगों का जो बजट था वो बहुत सारा डिस्टर्ब हुआ है। यूनिवर्सल क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो काफ़ी सख्त हैं और लोगों से काफ़ी सारा बेनिफिट, जिन वो लोग के जो जॉब्स के ऊपर नहीं थे या जिनकी जॉब थी लेकिन उनकी इनकम इनफ नहीं थी, तो उनको गवर्नमेंट यहाँ पे टॉप अप करती है। वो जो टॉप अप करती थी उसका इन्होंने पिछले साल से, वैसे तो 2-3 साल से, लेकिन अब भी रिसेंटली इन्होंने बहुत जो है एग्रेसिवली उस सिस्टम को रिवैम्प करके सब लोगों को नए सिस्टम के ऊपर मूव करें। और उस नए सिस्टम के अंदर मूव करने की वजह से बाज़ लोगों को महीने का कम से कम 500-700 पाउंड का फ़र्क, 800 पाउंड का फ़र्क पड़ रहा है, जिस वजह से ये हुआ है कि लोगों की एक तरह से जो लोगों के पास बाइंग पावर थी वो कम हुई। और जैसे नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का रूल है कि जब डिमांड कम होगी तो चीज़ों के अंदर जो है वो इस्तेकाम ज़्यादा आता है। तो ये भी उसकी बड़ी वजह है कि काफ़ी ड्रास्टिकली जो है इन्फ्लेशन के रेट जो है वो कम हुए। और मैं जो देख रहा हूँ, और इस वजह से स्मॉल बिजनेस जो है जिनका बिजनेस ज़्यादातर आम लोगों के साथ बेसिक ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ों के साथ जिनका बिजनेस लिंक है, वो भी काफ़ी डिस्टर्बेंस के अंदर है, ख़ुसूसन जो स्मॉल बिजनेस है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगले 2-4 महीनों में शायद इन्फ्लेशन रेट जो है वो और ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरे और ये जो इनका टारगेट है 2% वाला, उसके नज़दीक शायद ये आना शुरू हो जाए। और फिर जब ये आना शुरू होगा तो फिर ऑब्वियसली जो इदारे हैं, इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी उस हिसाब से फिर चेंज करना शुरू करेंगे, ताकि जहाँ पर ये मार्केट को, इकोनॉमी को वहाँ पर लाएं जो इनका एक डिज़ायर्ड लेवल है। सही है, बिल्कुल ठीक है। रासिफ साहब आपकी तरफ भी आएंगे।
एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू से यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रासिब साहब, जो जाहिद साहब ने भी अभी बात की है कि इसमें अगर हम देखें महंगाई कम होने में डिमांड एंड सप्लाई का जो असर है वो ज़्यादा है, या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रहीं, क्योंकि प्रेडिक्शंस भी, सर्वेज भी ये बता रहे थे कि बाय द मिड ऑफ 2024 महंगाई की शरह में कमी होगी और फिर उसके बाद शरह सूद भी कम हो जाएगी, या वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का असर ज़्यादा है? देखिए जी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज दोनों साथ साथ ही हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी असर है, उसके साथ साथ ये है कि जो इंटरनेशनल जो क्लाइमेट है उसका भी ज़ाहिर असर है। लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं तो ही ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में ये कि जो कंसर्वेटिव पार्टी है, गवर्नमेंट है, इन्होंने बड़े स्विफ्टली और बड़े एफिशिएंट तरीके से जो है वो इकॉनमी को रन करने की कोशिश की है। जिस तरह इन्होंने अभी है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है, जो करंट बेस रेट है, उसको भी डिस्कशन हुई है और मेरा ख्याल ये है कि बाई प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ को जो है ये जो बैंक बेस रेट जो है उसको भी कम करेंगे और इन्फ्लेशन रेट जो है ये भी इसको 2.4% तक जो है वो ले आए हैं। जो अगर आप 22 और 23 की जो है वो सिचुएशन का अंदाज़ा लगाएं तो मेरा ख्याल है ये भी इनकी जो है वो गवर्नमेंट की अपनी अचीवमेंट है। तो इसमें उन्होंने जो अर्ली जुलाई में जो इलेक्शन कराने का जो है वो दिया है, उसमें यह है कि उन्हें अपनी वोटर्स को जो है और ये एक एतमाद में लाने की कोशिश की है कि भाई हमने पॉलिसी जो है वो बनाई है, उनसे जो है वो पब्लिक को जो है वो फायदा हुआ है और आगे भी जो है ये अपनी पॉलिसी से जो है वो जो पब्लिक है उनको फायदा दे सकते हैं। सही है, ठीक है। सादिया, ये बताइएगा कि अब ये जिस तरह आपने बात की कि इलेक्शन का भी टाइम है, ऑब्वियसली वो तो किसी को फ़ायदा होना है, किसी सियासी जमात को, किसी को नुकसान होना है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया, बिलखुसूस जो सोशल वेलफेयर के फंड्स थे, ऋषि सुनाक की गवर्नमेंट पे उन्होंने NHS हड़ताल करता रहा, बाकी लोग हड़ताल करते रहे, वेजेस उस तरह नहीं बढ़ाए, हड़तालें जारी रहीं। क्या ये स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी जिसका ये नतीजा अब सामने आ रहा है कि महंगाई में कमी वाक़ हो रही है, शरह सूद भी कम होती दिखाई दे रही है, या उसके जो इफ़ेक्ट्स हुए हैं इकॉनमी पे उनकी एक अदर नेगेटिव साइड है? नहीं, जो अभी हम देखते हैं कि ये जो जितनी भी स्ट्राइक्स हुई हैं और सारा कुछ इन्होंने गिवन नहीं किया है। डेफिनेटली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ की हैं और जैसे भी जाहिद साहब ने भी कहा था कि जो कंजर्वेटिव के हवाले से जो मेन चीज़ है वो ये देखना चाहते थे कि जो इनका जो बेनिफिट सिस्टम है उसके ऊपर ज़रा क्रैकडाउन हो, जो कि इन्होंने किया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी जो सोशलिस्ट लोग हैं वो शायद नाखुश हैं इसे। लेकिन डेफिनेटली इस क्रैकडाउन से बहुत फ़र्क पड़ा है, एक्सचेकर के अंदर पैसे डेफिनेटली उसकी वजह से आए हैं। और जो दूसरे अगर हम देखें कि बाकी भी जो इमिग्रेशन के ऊपर वो बहुत कट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, ये अलग बात है कि उसके अंदर थोड़े वो नाकाम रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं। ये कुछ पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इस हुकूमत से नाखुश थे। ना सिर्फ ये बल्कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इधर बुरे हालात हो गए थे, जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था जिस वक्त ये पहले ब्रेक्जिट हो गया और उसके बाद फिर कोरोना वायरस के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा है, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है यूके की, इस वजह से इसको ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि कोई भी ग्लोबली कोई भी चीज़ हो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और यही वजह थी कि लोगों ने देखा कि मॉर्गेज रेट्स भी उनके बढ़ गए हैं और जैसे ही आपकी मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, यहाँ पे सारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्रेडिट के ऊपर रहते हैं, तो इस तरह हर चीज़ इंटरेस्ट पे चल रही है, तो वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना मुश्किलात पेश आई हैं। जी अच्छा, जाहिद साहब ये बताइएगा कि अब पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो आप क्या देखते हैं
क्या बरतानवी अवाम के लिए साल डेढ़ मज़ीद टफ़ होगा या इस साल के आखिर तक कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसको एक तरह से स्मूथ सेलिंग का मौका मिल जाएगा? नहीं, वैसे तो अभी जो इलेक्शन का सीजन चल रहा है तो किसी हद तक जैसे सारी दुनिया में शायद होता है कि यहाँ पर भी वो थोड़ा सा आवाम को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्शन के करीब जो पॉलिसीज़ जो हैं वो आवाम की फेवर में आती हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जो पार्टीज़ हैं यूके के अंदर, उनका एक अपना एक तरीके से वोट बैंक है। कंजर्वेटिव्स की बात की जाए तो वो ज़्यादातर वर्किंग क्लासेस, मिडिल क्लास, अपर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, और लेबर जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि वो लेबर को, लोअर मिडिल क्लास के ज़्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट करती है। तो ये तो इसमें मतलब मेरे ख्याल में अगला साल डेढ़ साल पहले की निस्बत उसमें बेहतरी आएगी। इस हुकूमत ने भी जो है वो कोशिश करनी है कि वो जाते जाते कुछ ऐसा काम करें कि इनकी बेशक हुकूमत तो ना बने, वो हुकूमत की दौर से तो, गवर्नमेंट की दौर से तो ये कंजर्वेटिव्स जो है वो तकरीबन निकल ही चुके हैं। अब इनकी दौड़ यह है कि ये तीसरे नंबर पे ना चले जाए, तो यहाँ पे लिब डेम या कोई और पार्टी जो है वो दूसरा नंबर ना ले लें इनसे, क्योंकि इनकी इस वक्त जो हालत है वो बहुत बहुत पतली है। तो उस वजह से ये कुछ ऐसी पॉलिसी जरूर लाएंगे कि जिससे अवाम को रिलीफ दे सके, खसूसन जो वो लोग जो हैं जो इनका वोटर है कंजर्वेटिव्स का, जिसमें जो आपका वर्किंग क्लास है वो उसको खुश करने के लिए जो है वो क्लैंपिंग जो है वो चाहे इमिग्रेशन के ऊपर हो, चाहे बातों की हद तक ही हो, लेकिन वो करेंगे ज़रूर ताकि उनका वोटर जो है वो इससे थोड़ा मुतमिन हो सके। उसके साथ ही साथ जो बेनिफिट सिस्टम है उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी क्लैंपिंग की है, और बाज़ जगहों पे राइटली की है और बाज़ जगहों के ऊपर इन्होंने वो एक जो यूके के अंदर जो एक मतलब जो इसकी एक बुनियादी वजह है, यूके एक छोटा सा मुल्क है और दुनिया के अंदर इसका काफ़ी मुकाम है, उसकी एक बुनियादी वजह इनकी वेलफेयर सिस्टम है। और अभी ये हालात वहाँ तक ले आए कि वो वेलफेयर स्टेट भी ख़त्म होती जा रही है। फिर भी बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है, लेकिन इस वजह से काफ़ी हालात जो है वो जो बिल्कुल लो रेंट के ऊपर लोग हैं उनके लिए हालात काफ़ी मुश्किल हो गए। तो कंजर्वेटिव अपने तौर पर अपने लोगों को खुश करने के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, और ऑब्वियसली जब लेबर जो है वो गवर्नमेंट में आना चाहती है, उसके तकरीबन शायद ये 15 साल हो गए जब से ये कंजर्वेटिव, या 15 या 20 साल होते जा रहे हैं मेरे अंदाजे में, 15 शायद हो रहे हैं साल के कंजर्वेटिव की हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, तो एक लंबा अरसा हो गया। तो अब लोगों को एक नई उम्मीद चाहिए, तो उन्होंने लेबर की तरफ तो जाना ही है। लेबर के जो पोल्स हैं वो इस वक्त जो है वो वे अहेड जा रहे हैं। तो ये है कि अगले साल 2 साल में जो आपका क्वेश्चन था उसमें लोगों के लिए थोड़ी बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। सही है। रासिफ साहब, अभी वेलफेयर स्टेट का जिक्र किया जाहिद साहब ने, लेकिन बुनियादी मामला ये है कि दुनिया जिस तरह बदली है और पूरी दुनिया की मईशत के जो अंदाज़ बदले हैं, फिर पोस्ट कोविड सिनेरियो बड़ा अजीब है, गवर्नमेंट्स अपना बोझ हल्का कर रही हैं, गवर्नमेंट्स प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं, गवर्नमेंट्स अपॉर्चुनिटी क्रिएशन को ज़्यादा फोकस कर रही हैं बजाय इसके कि वो किसी को फीड करती रहें। तो आप समझते हैं कि जो कंजर्वेटिव्स की ये जो पॉलिसीज़ थी कि बजाय आप किसी को मछली पकड़ के देते रहें, उसको मछली पकड़ना सिखा दें, ये ज़्यादा बेहतर साबित होंगी लॉन्ग रन, भले वो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो भी हो? असल में बात यह है कि अगर आप आज से 15 साल पहले जाएं ना, तो डेविड कैमरन जो प्राइम मिनिस्टर बने थे कंजर्वेटिव के, उससे पहले जो है मुल्क की इकोनॉमी जो बहुत ख़राब हो चुकी थी, और उनका एक ही स्लोगन था कि जब भी मैं पावर में आ गया तो उनका एक स्लोगन था इकोनॉमी, इकोनॉमी, नथिंग बट इकोनॉमी, कि उसके ऊपर मैंने फोकस करना है। और जो ब्रिटिश पब्लिक है उन्होंने उस बेसिस के ऊपर उनको जो है वो इलेक्ट किया कि भाई आके आप इकोनॉमी जो है वो उसको बेहतर करेंगे। उसमें वो आए, उसमें उन्होंने कई सारे जो है वो टैक्स भी इंट्रोड्यूस किए और कई सारी जो अमराज जो थी वो ख़त्म की ताकि जो है वो ट्रेजरी में ज़्यादा पैसा जो है वो लाया जा सके। तो ये बात है। लेकिन दूसरी बात भी ये आती है कि जहाँ तक यूके का ताल्लुक है, ये श्योरली ये वेलफेयर स्टेट है और इसको रहना ही चाहिए, मुल्क के मुफाद में भी इस तरह है। लेकिन जो है इसका तरीकाकार यही है कि जिस तरह हम अपने घर को चलाते हैं उसी तरह ही एक मुल्क को भी चलाया जाता है, जिसमें आपने ये देखना होता है कि भी हमारी
इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं और हमारी इनकम है, उसके अंदर ही रह के हमने सारे जो है वो काम करने हैं। तो मुल्क के भी यही हालात है। तो इसमें यह है कि अभी यहाँ का जो बेनिफिट सोशल सिस्टम है, जो वेलफेयर सिस्टम है, उसके ऊपर काफ़ी जो है बर्डन है, और उस बर्डन के मुताबिक जो मुल्क की इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकती या उसको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं वेलफेयर सिस्टम को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए, जिसमें NHS का सिस्टम जो है वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सही, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे। सादिया, इकॉनमी है तो ऑब्वियसली इसके साथ पॉलिटिक्स भी है, लोगों के हालात भी हैं, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सेंटिमेंट पॉलिटिकल तो ऑब्वियसली किसी एक जमात के हक़ में होगा, किसी उसके ख़िलाफ़ होगा, लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त लोग हैं, महंगाई ने ब्रेक्सिट से पहले जो हालात थे और ब्रेक्सिट के बाद महंगाई की वजह से लोगों की एक जो सोशल थिंकिंग है उस पे क्या तब्दीली आई है? ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया, बिकॉज सोशल थिंकिंग आजकल जो है ना, जो अगर आप देखें लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न सोशल थिंकिंग अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वो ये है कि वो ये कहते हैं कि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, हमारे सिक्योरिटी का इश्यूज हैं। यूके के अंदर जो सबसे बड़े अभी 3 मेन इश्यूज हैं वो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर दूसरा लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी के हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि यूके की फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी, और थर्ड पे आता है कि ये NHS जो है वो एक बहुत बड़ा जॉइंट है। जो मेन अगर आप चैलेंजेस की बात करें अगली किसी भी आने वाली हुकूमत को, अभी यूके के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है, वो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, और उसके अंदर उन्होंने $10 बिलियन पाउंड जो है वो उन लोगों को देने हैं जो कि विक्टिम थे इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के स्कैंडल के। फिर सेकेंडली एक पोस्ट ऑफिस का एक बहुत बड़ा स्कैंडल इधर हुआ है जिसकी वजह से लोगों ने खुदकुशियां कर ली हैं, उसको उन्होंने कॉम्पनसेट करना है। फिर यूके के अंदर अभी अनाउंस किया गया कि 2.5% ऑफ द GDP जो है वो इन्वेस्ट करेंगे टुवर्ड्स द सिक्योरिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है यूके के लिए। अब अगर ये जब इतनी ज्यादा आप कीमतें देख रहे हैं कि ये सब कॉस्ट हैं यूके की इकोनॉमी के लिए, अब इस कॉस्ट को पूरा कैसे करेंगे? उनको और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। अगर आप आइंदा आने वाले में देखते हैं, 1 जून को डेफिनेटली आप कम होएगा इसका इंटरेस्ट रेट, थोड़ा पॉइंट्स ही चाहे लेकिन कम होएगा, और वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के उसमें नहीं आती, वो शायद होगा। इसी वजह से जो है वो ऑफ कोर्स यहाँ पे थिंक टैंक होते हैं, उनको पता है कि ये बेहतरीन टाइम था करने के लिए, इलेक्शन को अनाउंस करने के लिए। अभी शायद होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी से कम हो जाए, अगर इकोनॉमी संभल जाएगी, तो ये नहीं होने वाला, बिकॉज ये 3 बड़े बड़े जो कॉस्ट हैं ये एक्सचेकर के अंदर से ये जाने हैं, और उनके पास कोई सिस्टम नहीं है बजाय इसके कि मतलब टैक्स लगाने के अलावा इनके पास और कोई चारा होगा नहीं इन लोगों को ठीक करने के लिए। तो जो लोगों की सोशल थिंकिंग है फिलहाल, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, आई डोंट नो कि ये कितने अरसे में जाके ये ठीक होगा और कितने इनको टाइम लगेगा, आगे आने वाली हुकूमत इसको कैसे लेके चलेगी। अब अगर आगे वो लेबर की आती है, लेबर को भी वो देखते हैं कि उनके पास क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, और यही वजह है कि टोरीज का सबसे बड़ा एक अभी उन्होंने ये लिखा है कि जो आगे आने वाली अगर लेबर की हुकूमत आ गई तो सिक्योरिटी कंसर्न्स हो जाएंगे यूके को। तो इसी वजह से उसने ये हेज भी किया कि जी हम लोग 2.5% ऑफ द GDP लगाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी फैक्टर्स होंगी आइंदा यूके की इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए। सही है। जाहिद साहब ये बताइएगा, अभी जिस तरफ इशारा किया है सादिया ने, बुनियादी तौर पर सोशल थिंकिंग में क्या अब अवाम ये भी सोच रहे हैं कि हम नेचुरली दिहाइयों से जिन कंट्रीज़ के साथ अलाइज़ हैं या उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी कीमतें हम अदा कर रहे हैं, अब उससे भी जान छुड़ाई जाए, क्या ये सोच भी अब परवान चढ़ रही है? देखिए, मैं जो लोगों की जो सोच है और वो कितनी गवर्नमेंट की जो डिसीजंस के अंदर या पॉलिसीज के अंदर ट्रांसलेट होती है, तो वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से नहीं है। अभी आपको रिसेंटली जैसे अभी गजा के अंदर जो है वो एक जो मैसेकर चल रहा है, उसके ऊपर यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया है
और उसके अंदर जो है उनके नेटिव जो लोग हैं, इनके जो मुकामी लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज किया, अपना किया। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो स्टिल जो है अपनी पॉलिसीज को मोर और लेस कंटिन्यू किए जा रही है। सिमिलर यही पॉलिसीज, कंजर्वेटिव की यही पॉलिसीज हैं और लेबर की भी सिमिलर पॉलिसीज है, कोई खास फर्क उसके अंदर नहीं है। तो लोगों के अंदर जो है वो ये एक चीज़ मैं ज़रूर देखता हूँ कि लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ किसी हद तक मायूस हैं, बोथ लेबर और कंजर्वेटिव। और ये भी पिछले तकरीबन इस महीने की 5 तारीख को यहाँ पर यूके में बर्मिंघम के अंदर भी इलेक्शन हुए। इस बार पहली बार बर्मिंघम के अंदर एक इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे पुलिस कमिश्नर के लिए, उनको तकरीबन 70,000 वोट जो है वो मिले। ये प्रीडोमिनेटली वोट जो थे लेबर पार्टी के वोट थे, जो कि एक इंडिपेंडेंट बंदे को मिले। तो ये एक शो करता है चीज़ कि लोग ना तो लेबर से और ना ही कंजर्वेटिव से खुश हैं, क्योंकि जो उनकी उम्मीदें हैं या जो उनकी ख्वाहिश है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर उस तरीके से आपको नजर नहीं आती। और यही एक बहुत बड़ा जो है वो एक कंट्रास्ट है, जो कि इन इलेक्शंस के अंदर भी जो लोगों ने जो है अपने वोट के जरिए इस चीज़ को जो है अपनी जो डिसप्लेयर है उसको लोगों तक उन्होंने पहुंचाना है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि जो यहाँ पर की जो पार्टीज हैं उसको उनके फ्यूचर को शेप करेगा। लेकिन ये एक मेरी नज़र में जो है वो एक जो फेलियर है, ये जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं या डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, कि वो वैसे तो लोगों के नाम के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट्स बना लेती है, फिर जो लोगों की सोच होती है या जो लोगों की जो ख्वाहिश होती है उसको नज़रअंदाज करके जो अपनी वक्ती फ़वाइद हैं या जो भी आपकी अलाइंसेस हैं, चाहे वो फेयरनेस के ऊपर हैं या फेयरनेस के ऊपर नहीं है, आप जो है वो उन्हीं चीज़ों के साथ नती हो जाते हो। और यही वजह है कि बहुत सारी पार्टियाँ हमने देखी है कि वो हिस्ट्री का एक हिस्सा बन जाती है। जब एक बार एक पार्टी जो है वो अपनी बेसिक जो बुनियादी जो ग्राउंड्स हैं, जो बुनियाद है उससे वो छोड़ देती है, तो फिर उसकी कोई खास वैल्यू या वक़्त नहीं रहती। और इसी वजह से अभी इस वक्त जो कंजर्वेटिव्स ने पिछले 15 साल के अंदर जो एक तरीके से बिल्कुल जो है वो पैसा उन्होंने पब्लिक सर्विस से निकाल कर प्राइवेट लोगों की जेबों में डाला है। प्राइवेट जो लोग हैं और जो प्राइवेट बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जेबों में पैसा डाला, और उन्हें रिटर्न वही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इनकी इलेक्शन कैंपेन्स भी फंड करती हैं। इनके जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो इधर से पार्लियामेंट से निकलते हैं और वो मिलियंस और बिलियंस के फंड्स के ऊपर बैठे होते हैं। तो ये एक तरीका से जो है ना वो जो एक सिस्टम यहाँ पे चला रहा है उससे लोग मुतमिन नहीं है। लोगों की चाहे हेल्थ कर लें, चाहे उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, पुलिस जो है वो यहाँ पर इतनी ओवरबर्डन हो चुकी है कि छोटा मोटा जब तक कोई इंसान मर ना जाए, जब तक उसको कोई सीरियस इंजरी ना आ जाए, उसको देखते नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, सर्जरीज में चले जाएं, अगर आपको 2-3 दिन के लिए शायद अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अगर आप किसी इमरजेंसी सेंटर के अंदर चले जाएंगे तो आपको 8-10 घंटे वेटिंग टाइम होगा, उसके बाद आपको देखा जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें कि जो फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। अगर बजट्स को देखें तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बजट बढ़ गए। आबादी को देखें तो पिछले तकरीबन 50-60 साल के अंदर जो यूके की आबादी है वो 60 मिलियन से बढ़ के कोई 67 मिलियन हुई है। कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज उसके अंदर नहीं है। बजट्स इनके कितने गुना जो है वो बढ़ चुके हैं, लेकिन जो सर्विसेज हैं वो गिरती जा रही है। और सर्विस क्यों गिरती जा रही है? कि पैसा जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशंस और इस तरह की लोगों की जेब में जा रहा है, आम अवाम की जेब में नहीं जा रहा है। इससे लोग बहुत नाखुश हैं और इसी वजह से शायद जो कंजर्वेटिव है वो इन इलेक्शंस में दूसरी पार्टी से भी निकल के शायद तीसरी पार्टी की तरफ में जाके खड़ी है। जी ठीक, एक ब्रेक के बाद रासिब साहब की तरफ जाएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रासिब साहब, बहुत से मसाइल का अहाता जाहिद साहब ने भी किया, सादिया ने भी बताया, लेकिन एक क्वेश्चन जो है अमूमी तौर पे पूछा जाता है कि क्या ब्रेक्सिट के क्राइसिस के बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े क्राइसिस ने जन्म लिया ब्रेक्सिट के बाद, कोविड के बाद, अब इकॉनमी बरतानिया की टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। रासिब साहब
जी मेरा ख्याल ये है कि हमें जो है वो बेहतरी की उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस। जो ब्रेक्सिट के मसाइल थे, फिर उसके बाद जो है ये यूक्रेन की वार भी शुरू हो गई, तो जो कुछ मेरा ख्याल है कि अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन हो सकता था ये कंसर्वेटिव पार्टी ने जो है वो किया। लेकिन जाहिर है कि उसके जो असरात हैं जाहिर है इकोनॉमी के ऊपर जो पड़े। अभी ये है कि जो यूक्रेन की वार जो है वो स्लो डाउन हो गई है और उसके साथ साथ जो है वो ब्रेक्सिट की जो है वो भी असरात जो है वो थोड़े कम होने शुरू हो गए हैं। तो मेरा उससे हमें बेहतरी की उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए। लेकिन ये है कि जो भी हुकूमत आए, चाहे अभी लेबर की आए या जो भी हुकूमत हो, उनको जो रिफॉर्म्स हैं जिसमें NHS का जो है ये उनका सोशल वेलफेयर सिस्टम है उसमें जो है रिफॉर्म करना पड़ेगा कि भाई कौन सी पॉलिसी या किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें तो हम जो है मुल्क के हालात, अवाम के हालात जो है वो बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है कि आप जाहिद साहब ने भी और सादिया ने भी जिक्र किया कि जो गजा की जो जंग हुई है उसमें जो अवाम हैं, ब्रिटिश अवाम जो है काफ़ी मायूस हुए हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई उनको ब्रिटिश अवाम को जो है उनकी मर्जी को, उनकी ओपिनियन को जो है वो निगलेक्ट किया गया है। तो लेकिन ये है कि इसमें ब्रिटेन में एक ऐसी लॉबी है जो फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर जो है वो हावी होती है और वो ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये चीज़ है कि उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई हम ऐसी पॉलिसी जो है वो ना बनाएं या इम्प्लीमेंट ना करें जिससे जो ब्रिटिश अवाम जो है वो नाखुश हों। तो ये भी मतलब है। लेकिन ये है कि हमें उम्मीद करना चाहिए कि अगली जो भी हुकूमत आएगी वो ऐसी पॉलिसी जो है वो वज़ा करेगी, इम्प्लीमेंट करेंगी जिससे जो है वो आम ब्रिटिश शहरी को जो है वो फायदा हो सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है सादिया, रिफॉर्म्स की बात हुई 1 2 3 किन शोबों में ये टॉप प्रायोरिटी पे रिफॉर्म्स होंगी तो मामला बेहतर होंगे? आई थिंक जो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स चाहिए वो NHS के अंदर चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अपने बिल्कुल घुटनों के ऊपर आ चुका है। वेटिंग लाइंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और जो दूसरी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली लोगों को टैक्स कम चाहिए कि कम से कम टैक्स लगे। और जो तीसरा है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट कम हो और लोगों की जो है वो सुकून से रह सकें। और ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक हालात नहीं ठीक होंगे। सिक्योरिटी, हाँ, यहाँ के काफ़ी मेजॉरिटी लोगों का ये कंसर्न है। और मेरा ख्याल में जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि यूके जो है वो नेटो से बाहर आ जाए। लेकिन ये जो टॉप जो दोनों लेबर और जो कंजर्वेटिव लोग हैं, पार्टी है, इनका एक ही स्टांस है कि हम लोगों ने जंग में शामिल होना है और जो भी अमेरिका की तरफ से डायरेक्शंस आएंगी वो हमने फॉलो करनी है। तो जब तक ये यूके इस चीज़ से नहीं बाहर निकलेगा और नेटो से नहीं बाहर आता तो तब तक आई थिंक इसी में फंसा रहेगा। वो उधर से पैसे अगर बनाएंगे भी तो उधर आपके निकल भी जाएंगे पैसे। तो ये जब तक ये चीज़ें, ये 3 रिफॉर्म्स नहीं होती हैं तो आई डोंट थिंक सो कि यूके की इकोनॉमी संभल पाएगी। क्योंकि अब तो वाकई बहुत बुरे हालात हो गए। पहले पाकिस्तान को हम कहते थे बट यूके के भी अब हालात अब पाकिस्तान से कोई कम नहीं रह गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान बेचारा तो बिल्कुल आपने ना एक वो पैड बना लिया है, वहाँ से उसको क्या कह लें कि आप जब जी जाता है आप कंपैरिजन करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान और यूके का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। और हमारा तो देख लेना 70 साल तो हमारी सारी उम्र है, तो खैर वो एक अलग बात है। बट आई डोंट थिंक कि हमें पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, अब इधर भी लोग वैसे ही रो रहे हैं। हमें पेसिमिस्टिक पाकिस्तान के बारे में पेसिमिस्टिक हमें नहीं होना चाहिए। वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी हमारी उम्र ही क्या, हम समझ जाएंगे। खैर जाहिद साहब, बरतानिया में इंशाल्लाह इकॉनमी की बेहतरी के लिए क्या आप क्या समझते हैं 1 2 3 किस तरह की रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर जो है वो जो आप बात कर रहे थे पाकिस्तान और बरतानिया का कंपैरिजन, वो उसमें थोड़ी सी तस्वीर ये कर लें कि
हम जो है वो सिर्फ महकूम थे नहीं, शायद अब भी हैं। पॉलिसीज हम के ऊपर वही लादी जाती हैं जो बड़े मुल्क चाहते हैं। तो जब अगर हम इससे निकल गए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर बहुत रेजिलियंस भी है, नौजवान नस्ल भी है और बहुत कुछ कर सकती है। तो उम्मीद अच्छे की है इंशाल्लाह। जाहिद साहब, जिनकी सल्तनत का सूरज नहीं डूबता था, उनकी दो बड़ी जमातें बकौल सादिया के कि उन्होंने वही पॉलिसीज़ लेके चलनी है। तो हम यूँ तो वो इकबाल का शेर याद आ गया, यूँ तो छोटी है ज़ात बकरी की मगर दिल को लगती है बात बकरी की। बहरहाल आप रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। आई थिंक ख्याली दुनिया से निकलना होगा हमें। देखिए बात यही है कि जो बड़ी पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव और लेबर, इस तरह के बड़ी इश्यूज के ऊपर वो यकसुई है। तो इसमें कोई खास बड़ी पॉलिसीज के अंदर दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। वो जो पावर स्ट्रक्चर है वो दोनों पार्टीज इसी स्ट्रक्चर के अंदर बैठी है, जैसे हमारे मुल्क की दो बड़ी पार्टियां बैठी हैं। पर एनीवे जो चीज़ें मेरा ख्याल है अवाम को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, उसमें जिससे लोगों को थोड़े नाखुश भी है। एक तो ऑब्वियसली जिस तरीके से हमारा जो NHS का रिकॉर्ड चल रहा है या NHS चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इसके अंदर मेरा ख्याल है कि मेजर जो एरियाज हैं जो इसकी जिसको प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं, वही इस बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है। कि प्राइवेटाइजेशन को इस तरीके से किया जा रहा है कि बस बड़ी बड़ी कंपनीज को मिलियंस एंड बिलियंस दिए जा रहे हैं, उसकी आउटपुट को उस तरीके से मुहैया नहीं किया जा रहा। दूसरी एक बहुत बड़ी प्लेयर जो हम यहाँ पर कवर नहीं कर पाए, वो यहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम हो गया। स्पेशली उसके अंदर जो इन्होंने नई मैं तो खराफाती कहूँगा जो इन्होंने डाल दी है, उससे लोग बहुत मुतनफ़र हैं। और मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सिर्फ इस एजुकेशन की वजह से UK को छोड़ भी रहे हैं और दूसरे मुल्कों में वो जा रहे हैं। और इसमें सिर्फ हमारे एशियन या मुस्लिम्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी कुछ ऐसी चीज़ों को से खुश नहीं है। उसके ऊपर जो है वो एक अंदर से उनकी काफ़ी रिजर्वेशन है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो आपके क्राइम्स हैं, अब ये एक चीज़ में क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म से भी ये बात हो रही है और ये हम यहाँ पर हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप तक भी और पाकिस्तान में जो लोग सुन रहे हैं उन तक भी ये मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि लंदन इस वक्त शायद दुनिया के अंदर नाइफ क्राइम्स के अंदर वर्स्ट सिटी होगा, लेकिन आप इनकी पब्लिसिटी जो है वो इस तरीके से नहीं देखेंगे। सारी दुनिया लंदन आज भी आना चाहती है। तो उस तरीके से ये अपनी न्यूज़ को प्रोजेक्ट करते हैं कि जो ज़्यादा ऊपर ले आने वाली चीज़ है, तो कवर उस चीज़ को भी करते हैं। लेकिन इस जी सही है, बिल्कुल ठीक है। टाइम जाहिद साहब ख़त्म हो गया। बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी। सादिया सादात साहिबा, जाहिद परवेज़ साहब, रासिब खान साहब, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।